नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं पूरे देश में जगह जगह पर उन्माद है, कुछ जगहों पर दंगे भी हैं। जहांगीरपुरी में भी आपने देखा, दिल्ली में, देश की राजधानी में किस तरीके से उन्माद फैला, और उसके बाद कुछ सवाल बड़े लाजमी हैं। बड़ा सवाल ये है कि मीडिया क्या अपनी भूमिका निभा पा रहा है। बड़ा सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि कहीं कोई एक डिबेट शो में कोई किसी को लात मारकर बाहर निकलने की बात कह रहा है, खास करके एंकर, और कोई किसी जेसीबी मशीन पर या बुलडोज़र पर चढ़ रहा है। ये कैसी पत्रकारिता है? और इस पत्रकारिता के साथ साथ जो भाषाई पत्रकारिता जो कि अलग अलग स्तर पर हो रही है, और एक ऐसी पत्रकारिता भी जो कि सोशल मीडिया पर भी हो रही है, जिसमें अब हर व्यक्ति जिसके हाथ में मोबाइल है वो खुद एक पत्रकार बन चुका है। क्या वो तमाम मानदंडों को भूल चुके हैं? क्या मुख्य धारा की जो मीडिया है वो भी अपनी भूमिका भूल चुकी है और वो भी उन्माद में शामिल है, क्योंकि उसके जो बोल हैं वो कई बार लोगों को भड़काने के लिए काफ़ी होते हैं। और इसका एक इतिहास भी है। इसका इतिहास उस वक्त का भी है जब भारत में बड़े आंदोलन चले, जैसे कि राम जन्मभूमि आंदोलन चला, और उसके बाद जिस तरीके की हिंसा भी फैली उसके बाद। इसकी जांच करने के लिए एक श्री कृष्ण कमीशन बैठा, जो कि महाराष्ट्र में काफ़ी सक्रिय था। आपने देखा होगा, श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट को लेकर कई सारे हवाले दिए जाते हैं। इस दंगे की जांच कमेटी ने, जस्टिस श्री कृष्ण कमीशन की जांच आयोग ने पाया था कि 1900 दंगों के वक्त में जो भाषाई पत्रकारिता थी उसकी भूमिका बड़ी संदेहास्पद थी, और उसने अपना काम बेहद बुरे ढंग से किया था। उसने लोगों को भड़काने का काम किया था। उसकी जो भाषा थी वो संयत नहीं थी, और उस समय के जितने भी अखबार थे ये तमाम चीज़ें उनके आधार पर कही गई थी। लेकिन क्या 1992 से लेकर अब तक हम कुछ सीखे हैं? क्या भाषाई पत्रकारिता बदली है, या दूसरी जो भाषा है जैसे कि मुख्य धारा में अंग्रेजी की भी जो पत्रकारिता है, क्या अब वो भी बदल गई है? क्या उसके सुर भी उन्मादी हो चुके हैं? ये बड़े सवाल हैं, और ये बड़े सवाल 1992 से लेकर अब तक है, अब किसी और फॉर्म में भी है। तो आज का इसी पर है हमारा बड़ा सवाल, क्या उन्माद बढ़ा रहा है मीडिया? और सोशल मीडिया को लेकर जो भी बड़ा सवाल है कि सोशल मीडिया पर उन्माद की भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे कोई नियंत्रण नहीं है, वहाँ तो कोई एडिटर भी नहीं होता है जो थोड़ा बहुत संयम पालन करवा सके। ट्विटर, फेसबुक और दूसरे माध्यमों से जो उन्माद फैल रहा है उसमें सिर्फ तकनीकी स्तर पर ही हस्तक्षेप होता है, जो कि कई बार कंटेंट यानी कि जो लिखा गया होता है उसको कई बार समझा भी नहीं जा सकता, कई बार पढ़ा भी नहीं जा सकता है। सोशल मीडिया पर जो भाषा और तस्वीरों का इस्तेमाल हो रहा है उस पर नियंत्रण कम है। तो क्या एक ऐसा उन्माद इस तरीके से बढ़ रहा है जो कि ज़मीन पर हो सकता है, हो ना हो, लेकिन कहीं पर कोई एक छोटे से इलाके में कोई घटना होती है, उसको ये जो नया मीडिया है वो उस उन्माद को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहा है, और इसमें मुख्य धारा की मीडिया का भी अब रोल है। तो ये इसी पर है हमारा आज का सवाल इंडिया का कि क्या उन्माद बढ़ा रहा है भारत का मीडिया। और इस मामले में जानकारी हम समझने के लिए हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा साहब हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय प्रेस क्लब के, विनीत कुमार जी हैं, मीडिया विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर सौरभ मालवीय हैं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से, और पीके नाम्बियार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहला सवाल विनीत कुमार जी आपसे कि आपने जहांगीरपुरी और उसके पहले खरगोन की हिंसा को भी देखा होगा, आपने कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है उसको भी देखा होगा, गुजरात में जो हो रहा है उसको भी देखा होगा। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको मीडिया उन्मादी दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? विनीत कुमार जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है विनीत जी? अच्छा, शायद कुछ तकनीकी कुछ गड़बड़ी है। पीके नाम्बियार हैं, ये सोशल मीडिया पे आप इनको काफ़ी एक्टिव भी देखेंगे, सक्रिय देखेंगे, और सौरभ मालवी हैं, प्रोफेसर साहब हैं। हम विनीत से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उमाकांत लखेड़ा जी से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। नाम्बियार साहब, पिछले कुछ वक्त में जो कुछ हुआ है, मीडिया को आपने देखा होगा, आपने कुछ वायरल वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें मुख्य धारा के जो पत्रकार हैं, जो एंकर्स हैं, जो ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको आपने किस तरीके से आप देखेंगे उनकी भूमिका को? अभिषेक जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं दैट कुछ वर्षों से, खासकर पिछले 8-10 वर्षों से मीडिया अपने आप में एक ओपिनियन मेकर्स बन चुका है, खबर देने की जगह। खबर से ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज पे और ब्रेकिंग न्यूज और टीआरपी जो, और एक बिजनेस से बढ़कर एक
जैसे हम कहते थे कि फोर्थ पिलर ऑफ हमारा डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है, वो सब चीज ज्यादातर पत्रकार भूल चुका है। अब मैं तो लगभग हर रोज शाम को आपका जैसे चैनलों में 3-4 शोज करता हूं, हम समझते हैं कि दैट हर एंकर ओपिनियन से बैठते हैं और उनका एक ओपिनियन वो सुनाने में, और उसमें जो जब तक दूसरे बंदे सहमत नहीं होते, ठीक है, लेकिन ओपिनियन होना, मैं समझता हूं कि एक जर्नलिस्ट का काम ओपिनियन होना कोई देना नहीं है। जर्नलिस्ट पत्रकारिता ओपिनियन होना, कोई भी व्यक्ति बिना अपने विचार के कैसे हो सकता है? कोई भी आदमी बिना विचार का तो हो नहीं सकता है। खैर, आप कह रहे हैं, आपके बात कह रहे हैं कि अभिषेक जी, आपने कितनी सरलता से, इतनी अच्छे से, इतनी प्यार से इस विषय को सामने रखा, लेकिन अगर आप तू मैं और लड़ाई करवाने के लिए ही एक एंकर बैठा हुआ है अपना एक विचार रख के, तो वो पत्रकार नहीं है, फिर वो अपना ओपिनियन लेके बैठा हुआ है। अब तो लात मारकर भगाने वाले एंकर्स की भी बाढ़ आ चुकी है, जिनमें लोग जो अपने मेहमान हैं उनके साथ बदतमीजी करने लगे हैं। भाषाई स्तर तो ठीक है, जो है सो है, लेकिन उसमें एक उन्माद की बू भी है। हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा जी हैं। उमाकांत जी, आप बरसों से टीवी को भी देख रहे होंगे, और उस दौर को भी आपने देखा है जिस दौर में इस देश में बड़े आंदोलन हुए, और उसके बाद श्री कृष्ण कमीशन जैसे आयोग ने टिप्पणियां भी की थी कि इसमें जो सबसे ज्यादा बड़ा रोल है वो भाषाई पत्रकारिता का है, खास करके हिंदी की पत्रकारिता का भी है। बिल्कुल बिल्कुल। श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट को जब वो सामने आई थी तो हमने उसको कवर भी किया था, और वर्ष तक भी इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा, उन्माद और इस तरह की रिपोर्टिंग के जो सवाल होते हैं, तो जैसे बहुत अच्छे से आपने उसको मेंशन किया है मौजूदा परिस्थितियों में। तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा जो दुखदाई पक्ष ये है कि जो जर्नलिस्ट है और जो जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग है, जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग अगर उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है तो कभी भी उसको ये इजाजत नहीं देती कि उसकी रिपोर्टिंग घी डालने का काम करे। क्योंकि देखिए, उसका काम रिपोर्ट करना है, लेकिन वहाँ पार्टी बन जाना, वहाँ एक सांप्रदायिक, जहांगीर के संदर्भ में हम कह सकते हैं वहाँ किस तरह से एक समुदाय विशेष के खिलाफ कैंपेन कराया गया और उसको नाच के डांस के दिखाया गया टीवी चैनलों पर। और ये पहली बार हाल के वर्षों में जो नई जनरेशन है पत्रकारों की, उनको जो अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो 2-4 साल, 5 साल, 6 साल पहले ही जर्नलिज्म में आए, एक तो उनकी जिम्मेदारी, दूसरा ये है कि उनके जो हैंडलर्स उनसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो ऐसे रिपोर्टर्स को ट्रेनिंग, और मुझे लग रहा है कि जो हमारा सिलेबस है सिखाने का जो और पढ़ाई का जो सिलेबस है, पढ़ाई का सिलेबस में जरूरी है कि इस तरह के वार जोन हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, टेंशन हो, जातीय टेंशन हो, जातीय उन्माद हो या सांप्रदायिक हिंसा हो, संवेदनशीलता की चीजों को इंजेक्शन और किस तरह की संवेदनशीलता से कवर करना चाहिए, ये बहुत ही संवेदनशील होना आदमी के स्वभाव का एक हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल, स्वभाव का हिस्सा हो सकता है। सौरभ मालवीय जी जो बड़ा सवाल उठा रहे हैं उमाकांत जी, वो ये कि कहीं कोई ट्रेनिंग में कमी है, क्योंकि आपके जैसा विश्वविद्यालय है वहाँ पे जो बच्चे आते हैं, आप जो डिबेट कराते हैं, उन डिबेट्स जो बहस होती है, क्या उनमें भी इस तरीके के उन्माद का पुट है? क्योंकि कहीं ना कहीं समस्या वहीं से शुरू हो चुकी है, जिस कॉलेज से निकल रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, वहाँ पे शायद, और फिर वो जिस संस्थान में जा रहे हैं, वो संस्थानों का भी बड़ा रोल है इसमें। खैर, उमाकांत जी बहुत सही सवाल खड़ा किए हैं। अभिषेक जी, सच्चाई तो यह है कि मीडिया के साथ उन्माद, मीडिया के साथ पक्षकार, ये सारी चीजें चस्पा नहीं होती हैं। यदि ये चस्पा है तो मीडिया नहीं है, क्योंकि मीडिया लोक मंगल की बात है, मीडिया सामाजिक सरोकार की बात है, मीडिया समाज हित की बात है, देश हित की बात है। क्योंकि मीडिया का धर्म, जो पत्रकारिता में आते हैं उनका धर्म ही है पत्रकारिता, उनका बाकी कोई धर्म नहीं है। तो ऐसे में जिस संस्थान में हम काम कर रहे हैं, पहले मीडिया का जो अर्थ था वो ये था कि हम मिशन के तहत आते थे, और अब प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन में आप स्वयं इसके साक्षी हैं और इस बात को जानते हैं कि कितनी मजबूरी है नौकरी बचानी, कितनी मजबूरी है मुख्य धारा में बने रहने की।
तो कहीं ना कहीं एजेंडा पत्रकारिता और पत्रकारिता में पक्षकार हो जाना, ये आज की बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है इसके लिए मीडिया संस्थान पर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है, और वो संस्थान जो टीआरपी के लिए बने रहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिर उनको फील्ड में भेजते हैं या एंकरिंग के लिए बैठाते हैं तो किस आधार पर हम कर रहे हैं? इसलिए कि वो ज्यादा एजेंडा को देने में, परोसने में सफल हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक बार इस पर जरूर हमको विचार करना चाहिए कि पक्षकार के रूप में हम एंकर बना रहे हैं, पक्षकार के रूप में हम रिपोर्टर बना रहे हैं, ये जरूर मीडिया हाउस को सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सारी जिम्मेदारी मीडिया हाउस की है। फिर वो जो लोग फील्ड में जाते हैं, जिनको ट्रेन किया गया है, वो अचानक से संस्थान दर संस्थान अगर बदलते चले जाते हैं तो इसमें जिम्मेदारी व्यक्ति के स्वार्थों की और निहित स्वार्थों की हो सकती है। विनीत जी, आपने पिछले कुछ वक्त में देखा होगा जिस तरीके के सड़क पर उन्माद हो सकता है, हम उनके अज्ञान को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, उनको भड़काने वाले लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। मसलन कहीं पे अगर जहांगीरपुरी मसलन की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कहीं से कोई जुलूस निकल रहा है और उसमें कुछ कम पढ़े लिखे बच्चे हैं या कुछ नौजवान हैं जिनको नहीं पता है कि उनके उन्माद का क्या, या उनको किसी ने भड़का दिया है और सामने से जो पत्थर चला रहे हैं उनको भी किसी ने भड़का दिया है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनका काम दरअसल उन्माद को कम करना है, तो उनकी भूमिका आपने पिछले कुछ वक्त में देखी है, तो उस पर पहले टिप्पणी बताइए, करिए। मैं नाम व्यक्तियों के नहीं लेता हूं या चैनल्स के, क्योंकि वो डिबेट का जरूरी हिस्सा नहीं है। अभिषेक, आपने बहुत मौजूद सवाल किया है, और जब हम कहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं, तो एक तरह से हम क्लास को भी इंडिकेट करते हैं और एक से क्लीन चिट दे देते हैं उन तमाम लोगों को जो बहुत पढ़े लिखे सालों से, जिनके पास पत्रकारिता का अनुभव है, अकादमिक दुनिया का अनुभव है, इसके बेहतरीन शिक्षण संस्थानों से पढ़कर आए हैं। और इसके लिए मैं ट्विटर, फेसबुक के उन तमाम लोगों के एडिटर और बड़े बड़े पदों पर काम करने वाले मीडिया कर्मियों के ट्वीट्स को देखता हूं, उनके व्यवहार को देखता हूं, और उनका व्यवहार, माफ कीजिए अफसोस के साथ इस चैनल पर कह रहा हूं, उनका व्यवहार कहीं से नहीं लगता कि इन्होंने देश के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों से पढ़ाई की है। इसलिए यह बहस अब बहुत पीछे छूट जाना चाहिए कि ये उन्माद फैलाने का काम, भड़काने का काम सिर्फ कम पढ़े लिखे निरक्षर लोग कर रहे हैं। इसमें दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, पिछले कुछ सालों से पढ़ा लिखा तबका ज्यादा सक्रिय है। मैं कल ही एक क्लिप देख रहा था जिसमें एक चैनल का मुखिया जो है वो खुलेआम कह रहा है अपने पैनलिस्ट को कि लात मार के बाहर कर दूंगा, गेट आउट शब्द इस्तेमाल करता है। देश के बेहतरीन शिक्षण संस्थान में आज दिन मुझे किसी भी न्यूज रूम में, किसी भी क्लासरूम में इस तरह की पढ़ाई नहीं की गई। इसका मतलब है कि हमारा जो मीडिया कर्मी है वो नए सिरे से पोस्ट इलिटरेट हो रहा है, वो नए सिरे से निरक्षर हो रहा है, नए किस्म से आक्रामक हो रहा है, और ये आक्रामक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। सौरभ जी को मैं सुन रहा था, अच्छी भाषा में बात कर रहे थे और बड़ा अच्छा लग रहा था सुन करके, लेकिन ये किसी भी तरह की पत्रकारिता के नाम पर संताई नहीं है। ये पत्रकारिता के नाम पर एक ऐसा किया गया हत्कर्म है जिसमें सबसे ज्यादा नागरिक और लोकतंत्र है। कहते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि आज इस लोकतंत्र को मीडिया से भी उतना ही ज्यादा खतरा है, क्योंकि ये जो कारोबारी मीडिया है वो लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा। ठीक है, बिल्कुल विनीत, बिल्कुल। एक जो बड़ा सवाल था, पहले मैंने दरअसल जब आप बात कर रहे हैं तो हमें ना उस वक्त की जो श्री कृष्ण कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके कुछ हिस्से भी दिखा रहे हैं। उस वक्त में एक फर्क किया गया था, एक फर्क ये किया गया था, क्योंकि मैं मुंबई में बैठा हूं इसलिए इस फर्क को समझता भी हूं। यहाँ के जो पुराने पत्रकार हैं उनकी रिपोर्ट्स को मैंने पढ़ा भी है, समझा भी है कि उस वक्त में जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया जो समूह था, उसके अखबार को, मुख्य धारा के जो बड़े अंग्रेजी अखबार थे, उनको दरअसल जो उन्मादी लोग थे वो सख्त नापसंद करते थे, और जो एक पार्टी का माउथ पीस हुआ करता था, मुखपत्र हुआ करता था, उसमें बहुत भड़काऊ चीजें हुआ करती थी वगैरह वगैरह। तो उस वक्त में एक फर्क, एक लाइन खींची थी कि साहब जो भाषाई पत्रकारिता है वो ज्यादा आक्रामक है, वो ज्यादा उन्मादी है, वो ज्यादा भड़काने वाली है, लेकिन जो दूसरी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, वहां पर उस तरीके का उन्माद नहीं है, उस तरीके का कम है। तो क्या अब वो लाइन भी ब्लर हो चुकी है, क्योंकि अब हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं करना चाहिए, सारी भाषाएं अब एक जैसी, एक उन्मादी भाषा में है? बिल्कुल अभिषेक, आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। पहले एक अंग्रेजी धारा जो पत्रकारिता थी,
अंग्रेजी का निगेटिव अर्थ में नहीं, बल्कि जो पढ़ा लिखा एक वर्ग था जो उसको देखता सुनता था, उसमें एक अपर हैंड था कि कम से कम यहाँ शालीनता बची हुई है, बहुत ठहर कर इत्मीनान से बात की है। लेकिन पिछले 7-8 साल में जो सबसे ज्यादा गिरावट आई है, भाषाई स्तर की जो आक्रामकता आई है, उन्माद आया है, और एक खास किस्म की जो जड़ता आई है वो अंग्रेजी चैनलों में ज्यादा है। और अंग्रेजी, हिंदी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में आप ये जो भाषाई स्तर की लंबता जिसको कहते हैं, उसमें बहुत अंतर नहीं रह गया है। इतनी खूबसूरत भाषा है हिंदी, इतनी बेहतरीन वैश्विक भाषा है अंग्रेजी, और मैं बार बार इसी सिरे से सोचता हूँ कि इसका काम हिंसा फैलाना तो नहीं है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे जो मीडिया का जो चैनल अखबार हैं जो वो दंगे में किसी तरह से शामिल, लेकिन रोज रोज जो है ओवरडोज सुबह शाम मिल रहा है, टाइम में मिल रहा है। लेकिन आप जरूरी थोड़ी है कि आप नारे लगाते हुए, ये जरूरी तो नहीं है विनीत जी कि किसी संस्थान के पत्रकार को किसी जुलूस में शामिल होने के लिए किसी खास किस्म के आवरण की जरूरत हो। वो हो सकता है उस जुलूस में अपने चैनल में खड़े होकर या डिबेट करके भी शामिल हो सकता है। उसके लिए आपको किसी प्रत्यक्ष रूप से किसी जगह पर शामिल होने की जरूरत नहीं है। सौरभ मालवी, आप चूंकि पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भी हैं, आप पिछले कुछ वक्त से, लेकिन जो शिक्षण संस्थान है वहां का भी जो दायरा है, क्योंकि मैं खास करके आपके विश्वविद्यालय के संदर्भ में भी ये बात कर रहा हूं कि क्या आप लोगों के यहाँ एक इस चीज की कमी हो रही है कि आप तमाम धाराओं के विचारधाराओं की बातें बच्चों के साथ कर पाएं, क्योंकि जहां से बच्चे निकल रहे हैं वहां पर भी दरअसल कुछ गड़बड़ झाला है। देखिए अभिषेक जी, मुझे इस बात को कहते हुए गर्व हो रहा है कि आप भी उसी संस्थान के पूर्व विद्यार्थी रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये समस्या है विश्वविद्यालय स्तर पर, और खास करके हमारे यहाँ का जो जिक्र है उसमें ये समस्या बिल्कुल भी नहीं है। वैचारिक रूप से सभी संस्थान, खास करके सरकारी संस्थान, यही प्रयास करते हैं कि वह कंप्लीट पैकेज निकले, छात्र हमारा कंप्लीट पत्रकार बन के निकले। विचारधारा की साँचे में उसको ढालने का प्रयास कोई भी संस्थान नहीं करता होगा, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मानना है, और यही हमारा प्रयास भी रहता है। तो इसलिए आप दक्षिण पंथ को जानो, आप वाम पंथ को जानो, आप देश की बुनियादी समस्याओं को जानो, आप सभी विचारधारा को जानो, ये सच है कि उसको कंप्लीट जानकारी के रूप में, कंप्लीट पैकेज के रूप में तैयार करने का संस्थान प्रयास करता है। बशर्ते जो मैं सवाल खड़ा किया, जो थोड़ा सा आपको चूक भी गया, सवाल है कि उसको नौकरी बचाने की क्या मजबूरी है, या किस बेस पर, नहीं, बिल्कुल नहीं चूका है, किस आधार पर देखिए संस्थान में दुनिया में विकल्प, नौकरियों के विकल्प बनी हुई है। नौकरियों के विकल्प, सौरभ जी, नौकरियों के विकल्प हर व्यक्ति के पास, हर पत्रकार के पास होते हैं। कई बार लोगों के संपादकों के साथ नहीं बनती है तो भी नौकरी छोड़ते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एजेंडा किसी को इंजेक्शन लगा के दिया जाता है और उसको अपनी नौकरी बचाने के लिए वही एजेंडा फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग अपनी सुविधा। नामियार साहब, जो एक बड़ा सवाल है वो ये कि जो क्या ये कहीं एक सिस्टम में टीआरपी का प्रेशर तो हो सकता है, लेकिन ये टीआरपी का कैसा प्रेशर हो सकता है कि आप उस ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो मन को शांत करे या लोगों को शांत या समाज को एक दिशा दिखाने की बजाय उनके अंदर एक तरीके से उन्माद पैदा करे, और इसमें हर दिन का प्राइम टाइम शामिल है। अभिषेक जी, बिल्कुल। आप देखते हो कोई भी हिंसा का रिपोर्टिंग होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंसा होने के लिए और देश के अंदर दंगा होने के लिए मीडिया कर्मचारी और या आजकल का जो एंकर इंतजार करते हैं, ऐसा लगता है कि उनको वो जरूरत है कि ताकि वो बने रहे और हावी हो जाए, और किसी न किसी तरीके से वो दंगा एक दिन की जगह 4 दिन कैसे चले, ऐसा लगता है। चाहे जो यूक्रेन का, रशिया यूक्रेन का जो वॉर भी होगा, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा उसके ऊपर पड़ी है। आई थिंक मीडिया आज की जमाने में इतनी प्रेशर में काम कर रहे हैं, मेदर वो बिजनेस का होगा, ये जैसे मैंने कहा टीआरपी का होगा। मैं आपको एक छोटा सा हिस्सा सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े अवार्ड का जूरी, मीडिया का जो स्पेशली ब्रॉडकास्ट मीडिया का जो जूरी के अंदर मैं भी मेंबर था, वेरी डेमोक्रेटिक, बहुत ही एकदम डेमोक्रेटिक तरीके से प्रेजेंटेशन हो रहे थे। सारे जितना भी बड़े नाम आप ले लो, इंक्लूडिंग आपका चैनल से भी बड़े बड़े लोग आया, प्रेजेंटेशन दिया। जिसका भी 30 सेकंड और 1 मिनट का प्रेजेंटेशन देखते हो तो वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम ब्रेकिंग न्यूज देते हैं, हम अलग तरीके से पेश करते हैं।
मैं सिर्फ उनको ये कहूंगा कि प्रणय रॉय जो पहला दूरदर्शन और प्रणय रॉय को जो देख के बड़ा होते हो ना, वो कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन प्रणय रॉय का ही जो चेले है, जो उनसे सीखा हुआ लोग आज की डेट में इतना बदल गया है, उनको चाहिए ब्रेकिंग न्यूज। मुझे लगता है कि मीडिया को अपने आप को बदलने का टाइम आ चुका है। अब जब बदलेगा, समाज भी बदलने के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। ठीक है विनीत जी, आपसे आखिरी सवाल वो ये कि क्योंकि विनीत जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि भाई सब बदल रहे हैं, पूरी दुनिया में एक दौर है, एक खास विचारधारा का इस समय दौर आया हुआ है, समाज में भी स्तर नीचे हुए हैं, तो इस बहाने मीडिया का भी स्तर नीचे हो गया है, तो इसमें हमें ज्यादा मलाल नहीं पालना चाहिए कि हम लोग इसी के साथ खुश रह सकते हैं? नहीं, मलाल की बात नहीं है। ये जो सबसे बड़ा बदलाव है वो क्रम उलट गया है। अभिषेक, आपने जिस दौर की पत्रकारिता देखी और जो ट्रेनिंग आपको मिली, हमें जिस तरह पढ़ाया गया, उसमें था कि सत्ता से बराबर दूरी और सत्ता के प्रति एक खास तरह से आलोचनात्मक रवैया रखना पत्रकारिता है। यानी हर हालत में एक मीडिया कर्मी को क्रिटिकल होना होगा। और आज ये क्रम उलट गया है। आप सत्ता को जितना ज्यादा खुशामदी, सत्ता के साथ जितने साथ घाट के साथ सत्ता को हमेशा लगातार खुश करने के इरादे से आप काम कर रहे हैं, वो पत्रकारिता है। और इस पत्रकारिता को राष्ट्रवादी पत्रकारिता नाम दिया जा रहा है। तो आप बताइए कि जब आप 24 घंटे सत्ता के पक्ष में और उसके साथ में होकर सोचेंगे, उस तरह की पत्रकारिता करेंगे, तो आप इस देश के जो नागरिक है, जो हाशिए का समाज है, जो गरीब, जो मजलूम है, आप उसके साथ खड़े नहीं हो सकते। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप किसके साथ हैं। दूसरी बात कि मीडिया कर्मियों का अपना चरित्र बदला है। मीडिया कर्मियों का चरित्र इस सेंस में बदला है कि बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में वो स्टेक होल्डर है, वो सिर्फ मीडिया कर्मी नहीं है। और जब आप स्टेक होल्डर हैं, एक तरह का आपको सरोगेट ओनरशिप है, तो आप अपने पक्ष में, आप अपने शेयर के पक्ष में सोचेंगे या फिर इस देश के नागरिकों के बारे में सोचेंगे। मैं अभी सिर्फ जोर देकर बार बार यही कह रहा हूं कि मौजूदा दौर की पत्रकारिता में सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र और इस देश की नागरिकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनीत जी, नाम्बियार साहब आपका, प्रोफेसर सौरभ मालवीय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो बड़ा सवाल है वो ये कि पत्रकारिता किसके लिए, समाज के लिए, उन लोगों के लिए जो समाज में आखिरी पंक्ति में खड़े हुए हैं, या उन लोगों के लिए जो सरकार में है, या उन लोगों के लिए जो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखते हैं, उनके साथ में खड़े होकर सवाल पूछने की पत्रकारिता। अब आप सब कुछ देख रहे हैं, जहां पर जेसीबी पर चढ़ा जा सकता है, एक नाटक या ड्रामा खड़ा किया जा सकता है, और तमाम चीज़ें क्यों हो रही हैं, इनके जवाब आप खुद तलाशें तो बेहतर होगा। वक्त एक ब्रेक का है। बात हलफनामे की या शपथ पत्र की। सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। हेट स्पीच का मामला है। दिल्ली की धर्म संसद को लेकर दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में कहा है कि कोई हेट स्पीच हुई नहीं, कोई कुछ कहा ही नहीं गया, ऐसा कुछ बताया नहीं, कहा नहीं गया जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है। तो हेट स्पीच न दिए जाने के हलफनामे पर अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है क्या दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और डीसीपी का भी यही मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हिदायत दी है कि वो 2 हफ्ते में यानी 4 मई तक नया हलफनामा दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी। धर्म संसद में हेट स्पीच के मामले में उस समय सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की जब दिल्ली पुलिस के हलफनामे की बात हुई, जो गोविंदपुरी में 19 दिसंबर को धर्म संसद हुई थी, जिसमें ये कहा गया कि मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच दी गई और पूरे समुदाय को नरसंहार के लिए आह्वान किया गया। ये तमाम दलीलें याचिकाकर्ताओं की थी। तो दिल्ली पुलिस ने एक एफिडेविट यहाँ पर दाखिल किया था और कहा था कि वो केस को उसने बंद कर दिया है। जांच में सामग्री को देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद, तमाम चीज़ें देखने के बाद दिल्ली पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि वो हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता है। साथ ही साथ खास तौर पर दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली पुलिस की डीसीपी साउथ ईस्ट ईशा पांडे की तरफ से एफिडेविट दाखिल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि कोई हेट स्पीच नहीं हुई और ये जो सब कुछ हुआ था, जो धम्म संसद आयोजित की गई,
ये समुदाय को की नैतिकता को बचाने के लिए की गई एक बड़ी चीज़ यहाँ पर ये रखी गई और इसे कपिल सिब्बल जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और कहा कि दिल्ली पुलिस ऐसा स्टैंड कैसे ले सकती है, ऐसी जांच रिपोर्ट में कैसे लिख सकती है, एफिडेविट में कैसे लिख सकती है कि ये समुदाय की नैतिकता को बचाने के लिए किया गया। इस पर जस्टिस एम खानविलकर ने भी की बेंच ने भी कहा, नाराज़गी जाहिर की और कहा कि ये किस तरह का एफिडेविट है, क्या ये स्टैंड पुलिस कमिश्नर भी लेंगे, क्या यही रुख डीसीपी का भी है जो जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, और अगर ये है तो क्या इस तरीके का बयान एफिडेविट में लिखा जा सकता है। ये तमाम सवाल पूछे और दिल्ली पुलिस को कहा कि उन्हें एक बार फिर से इस एफिडेविट को देखना चाहिए, एक बेहतर हलफनामा दाखिल करना चाहिए। दिल्ली पुलिस की तरफ से एसजी आए थे, उन्होंने कहा कि वो ज़रूर इस पर निर्देश लेंगे और एक बेहतर एक नया एफिडेविट फाइल करेंगे। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई तक का वक्त दिया है कि एक नया एफिडेविट इस मुद्दे पर दाखिल करे दिल्ली पुलिस, और 9 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। लेकिन काफ़ी अहम मुद्दा है, जब इतनी गंभीर मुद्दा ये है कि जिस पर आरोप ये है कि धर्म संसद में एक पूरे समुदाय, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ का नरसंहार करने की बात की गई, हेट स्पीच के दायरे में है, और ऐसे में जांच भी गंभीर होनी चाहिए और हलफनामा भी गंभीर होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की भाषा, जिस तरह के बयान, जिस तरह की बात एफिडेविट में लिखी है, वो सुप्रीम कोर्ट को भी नागवार गुजरी है। दिल्ली पुलिस की जांच भी और दिल्ली पुलिस का एफिडेविट भी संदेह के घेरे में है, और ऐसे में अब उसे ये साबित करना पड़ेगा अदालत के सामने कि उसकी जांच भी पुख्ता थी, एफिडेविट में कुछ गलती हुई है जिसको वो सुधार रहे हैं। लेकिन याचिकाकर्ता लगातार सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इन मामलों की जांच पुलिस से नहीं बल्कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, और वो जांच जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। तो इंतजार अब 9 मई का रहेगा। नई दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री मुजम्मिल अली ने राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलकर शिकायत की है। उनका कहना है कि वो बीजेपी के सदस्य और बीजेपी के पदाधिकारी हैं, इसलिए उनको नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। जबलपुर की छोटी ओमती इलाके में पुरानी मस्जिद है, इसका इन दिनों पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। इसी मस्जिद में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री मुजम्मिल अली के मामा की छोटी सी दुकान हुआ करती थी, जिसे अब मुजम्मिल अली शासकीय राशन की दुकान के रूप में खुद चला रहे थे। लेकिन मस्जिद कमेटी और मुजम्मिल में विवाद हो गया। मुजम्मिल गृह मंत्री से शिकायत करने पहुंचे कि उन्हें सामाजिक बहिष्कार और नमाज पढ़ने से रोकने की धमकी मिली है। वहीं मस्जिद कमेटी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे ये बात हो रही है, निर्माण चालू होना है, उसके लिए 1 लाख रुपए दीजिए और उसके बाद आपको दोबारा दुकान दी जाएगी। तो हम लोगों ने उसकी राशि 50,000 रुपये जमा की। उसके बाद दुकान बनी तो उन्होंने छोटी दुकान बना दी। उसके बाद ये मैसेज फैला दिए, भाई आप लोग को हम लोग दुकान नहीं देंगे। तो हमने वजह बता दो, तो बोले आप लोग का परिवार भारतीय जनता पार्टी जुड़ा है, संघ से जुड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी इसमें बुलडोजर के नाम से हिंदुस्तान में मुसलमानों को परेशान कर रही है। तो आप लोग पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ो, उसके बाद आप लोग को दुकान दी जाएगी। और उसके बाद बाहर निकलने के बाद मस्जिद मोहल्ले में ये मैसेज फैलाया गया कि इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। मस्जिद में इनको कोई नहीं रोक रहा है, न कमेटी रोक रही है, न कोई मेंबर रोक रहा है, बराबर आ रहे हैं। उसका हमारे पास में प्रूफ है, वो हम दिखा सकते हैं आपको, अगर देखना चाहें आप तो। और कोई वो नहीं है। और बाकी ये जो है बिला वजह का एक जो हिंदू फैमिली है उसको कहते हैं ये खाली कराओ संतोष गुप्ता से। तो हमारा कहना है कि हम नहीं खाली कराएंगे, हमको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए जो है हम नहीं खाली कराएंगे। ये तो मस्जिद की किराएदारी नहीं है। इनके मामा रियाज खान जो है डिफेंस से रिटायर हैं, वो किराएदार हैं। उनसे ये चाबी ज़बरदस्ती लेके उस पर कब्जा करके ये अपना गैर कानूनी काम, राशन का काम, मिट्टी के तेल का काम, ये मुजम्मिल अली और उनके बड़े फादर ये लोग सब ये काम करते रहे। सत्ता में बीजेपी है, शिकायत पार्टी नेता की है, लिहाजा पुलिस ने तत्परता से जांच शुरू कर दी है। बीजेपी के नेताजी का कहना है कि खरगोन पर उनके स्टैंड से मस्जिद कमेटी नाराज है। वहीं मस्जिद कमेटी का कहना है कि मामला दुकान वापस लेने का है, जिसे जबरन सियासी बनाया जा रहा है। जबलपुर से संजीव चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे के ठीक पहले
आज जम्मू में आतंकी हमला हुआ है जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन भारत ने भी अपना एक जवान खोया है, एक जवान शहीद हो गए हैं और कुछ जवान घायल हुए हैं। ये तमाम जवान गाड़ी में बस में सवार थे, उसी दौर में ये हमला हुआ। शुक्रवार सुबह 4:25 पर सीआईएसएफ की बस पर आतंकियों ने हमला किया। बस से 15 जवान ड्यूटी पर जा रहे थे। हमले में एएसआई एसपी पटेल नहीं रहे। सात घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में जैश के दोनों आतंकी मार गिराए गए। अभी तक 2 आतंकी मारे गए, 2 AK-47 राइफल, कुछ आर्म्स एम्युनिशन, कुछ सैटेलाइट फोन और भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ बरामद हुए हैं। ऐसा लगता है जिस हिसाब से इनकी भारी मात्रा में हथियार हमला इनके साथ था, ऐसा लगता है कि ये सीआईएसएफ की बस पर यह हमला तब हुआ जब 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां मानती है उससे पहले राज्य में अशांति पैदा करने की साजिश हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 दहशतगर्द जो फदाइन दस्ते का हिस्सा थे, सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा थे जैश ए मोहम्मद के, जो पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए और इनको जहां पर टास्क ये दिया गया था कि इन्होंने किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को या सिक्योरिटी की किसी हैवी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करना है और बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज करनी है, लॉस करना है। केवल जम्मू इलाके में ही नहीं, कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकी मार गिराए। मारे गए आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर यूसुफ कांतरू भी शामिल है, जिस पर 12 लाख का इनाम था। रविवार को प्रधानमंत्री हमले वाली जगह से करीब 20 किलोमीटर दूर रैली करने वाले हैं। राज्य में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पीएम का यह पहला दौरा है। यह आतंकी हमला याद दिलाता है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की चुनौतियां कम नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर को जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इंतजार है, शायद उसके बिना ऐसी चुनौतियां आती रहेगी। निस्संदेह प्रधानमंत्री की रैली इस चुनौतियों से निपटने का एक अवसर भी है। श्रीनगर से नजीर मसूदी के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।